दोस्तों, लव विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। तो कंपनी लॉ की हमारी क्लासेस चल रही थी फ्रेंड्स। आज भी हम कंपनी लॉ पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज का जो हमारा टाइटल है दैट इज प्रोस्पेक्टस। वैसे तो फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बहुत सारी क्लासेस में समझा भी चुकी हूँ। सेकंड सेक्शन के अंदर डेफिनेशन क्लॉज में हमने इस टर्म्स को समझा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब उसके पर्टिकुलर्स क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड होता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाइए सब सेक्शन 1 सेक्शन 26 एंड सब सेक्शन 1 टॉकिंग अबाउट कि जो भी प्रोस्पेक्टस होगा ना, एक तो उसके अंदर डेट होनी चाहिए जिस दिन वो इशू हो रहा है, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर साइन होने चाहिए किसके, डायरेक्टर के, और तीसरी बात यहाँ पर दे रखी है कि स्टेट सच इंफॉर्मेशन एंड सेट आउट सच रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कैसे, कंपनी के फाइनेंस की जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी जो है रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको मैं एफआई से डिनोट कर रही हूँ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट भी उसी प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है ये बनानी किस मैनर में है, जो भी मैनर सीबी ने प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब किया होगा, जो भी मैनर सीबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब किया है उसी मैनर में जो है रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है हम रेडी करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर है कि इसी के अंदर एक अफर्मेशन ऑफ कंप्लाइंस भी होनी चाहिए। अफर्मेशन ऑफ कंप्लाइंस, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रोस्पेक्टस में जो जो चीजें मेंशन की हैं सभी प्रोसीजर को, सभी जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी उनको कंप्लाइंस करके आपने जो है इस प्रोस्पेक्टस को फॉर्म किया है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर आप कंटेंट डालेंगे वो कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए, चार बातों के कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए। पहला तो कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट 2013 है, आपको उसको फॉलो करना है। सेकंड, आपको यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है 1956 का, इसको भी आपको फॉलो करना है। थर्ड जो है सीबी एक्ट 1992 का, सीबी एक्ट 1992 का, इसके अंदर जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उसको आपको फॉलो करना है। एंड नंबर 4, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड अबव द 3 एक्ट, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी मेंशन है इन तीनों एक्ट के अंदर उनको फॉलो करके आपको अपने प्रोस्पेक्टस को बनाना है, उसके बाद आप उसको इशू करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है, सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस अपने ही एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू करेगी, जब कंपनी जो प्रोस्पेक्टस है अपने ही यहाँ पर एग्जिस्टिंग मेंबर को या फिर डिबेंचर होल्डर को, एग्जिस्टिंग या फिर डिबेंचर होल्डर को इशू करेगी, तो सब सेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि इफ प्रोस्पेक्टस इश्यूज रिलेटिंग टू शेयर और डिबेंचर विच ऑल आर इन रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म विद शेयर और डिबेंचर प्रीवियसली इशूड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और कह रहा है कि अगर आपने शेयर्स को ऑलरेडी स्टॉक एंड एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो है वहां पर लिस्टेड करा रखा है, तो भी आपको सब सेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। शेयर एंड डिबेंचर को अगर आपने यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज पता है ना, ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेज होती है, उसमें अगर लिस्टेड करा रखा है तो भी सबसेक्शन 1 को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। पहले में आपको पर्टिकुलर्स दे रखे क्या क्या होने चाहिए, दूसरे में आपको कहा है यदि आपको प्रोस्पेक्टस अपने ही एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर को इशू करना है तो सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए तीसरी बात। सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होगी। तो डेट ऑफ पब्लिक कह रहा है कि डेट इंडिकेटेड इन दी प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस के अंदर पहले ही सब सेक्शन में हमने पढ़ा कि डेट होनी चाहिए, तो जो डेट प्रोस्पेक्टस के अंदर होगी वही क्या मानी जाएगी, वही पब्लिकेशन की डेट मानी जाएगी। जो डेट प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होगी वही पब्लिकेशन की डेट मानी जाएगी। सब क्लॉज 3 हमें ये बता रहा है। सब क्लॉज 4 हमें क्या बता रहा है, फाइलिंग और साइंड कॉपी विद रजिस्ट्रार। यहाँ पर जैसे ही आपके प्रोस्पेक्टस पे सबसेक्शन 1 के अंदर डायरेक्टर के साइन हो जाएंगे, देन वो कॉपी आप फाइल करेंगे। कहाँ पर करेंगे, हर चीज हमें कहाँ फाइल करनी होती है, रजिस्ट्रार के पास। किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। ये था सबसेक्शन 4। और सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि क्या कहते हो आप, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट मेंशन होनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहा है जब हम किसी प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट इंक्लूड ए स्टेटमेंट, वहां पर एक्सपर्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तो अगर एक्सपर्ट ने कंसर्न नहीं दिया, सबसेक्शन 5 बात कर रहा है कि एक्सपर्ट की स्टेटमेंट, यानी एक्सपर्ट जो रिपोर्ट बनाता है तो वो क्या प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है एक्सपर्ट
एक्सपर्ट की स्टेटमेंट मेंशन नहीं होनी चाहिए, नो मेंशन इन दी प्रोस्पेक्टस, बिकॉज क्योंकि एक्सपर्ट जो होता है वो ऑलरेडी कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे, प्रमोशन के टाइम पे, मैनेजमेंट के टाइम पे अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी रिपोर्ट को जो है यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर इसने कंसेंट नहीं दी है तो भी आप इशू नहीं करेंगे। और तीसरी बात, यदि इसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है तो भी आप एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को आप मेंशन नहीं करेंगे। ये था सब क्लोज 5 और अब आ जाइए सब क्लोज 6 के ऊपर। दिस इज टॉकिंग अबाउट डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस। कह रहा है कि जब भी आप प्रोस्पेक्टस को सबसेक्शन 1 के अंदर इशू करोगे तो यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ इट आप स्पेसिफाई लिखेंगे, उसके फेस पे, यानी प्रोस्पेक्टस के फेस का मतलब है प्रोस्पेक्टस जब भी आप इशू करेंगे तो ये लाइन भी मेंशन होगी कि जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे प्रोस्पेक्टस के पर्टिकुलर की कंप्लाइंस के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो भी आपने जब रजिस्ट्रार के पास फाइल की है कॉपी, आपने उसको अटैच किया है। समझ में आ गई कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन टू बी अटैच टू द कॉपी डिलीवर्ड रेफर टू द स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टस के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उससे रिलेटेड आपने डॉक्यूमेंट्स को भी क्या किया है, अटैच किया है। टॉकिंग अबाउट, इस बारे में कौन बात कर रहा है, सेक्शन 6 बात कर रहा है। अब आ जाइए सब सेक्शन 8 हमें यहाँ पर क्या बता रहा है। सब सेक्शन 8 हमें यहाँ पर बता रहा है प्रोस्पेक्टस के बारे में कि वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर इशू क्या होगी, कब तक वैलिड रहेगा। फ्रेंड्स, जैसे ही हमने प्रोस्पेक्टस की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको कंप्लाइंस किया, फिर हमने उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल किया सब क्लोज 4 के अंदर, तो 8 के अंदर कह रहा है जैसे ही आपने उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल किया तो रजिस्ट्रार के पास 90 डेज का समय होता है, उस दौरान वो उसको अप्रूव कर सकता है। अगर 90 डेज लैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो आपका वो जो है प्रोस्पेक्टस है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आ गया। वैलिडिटी जो है वो 90 डेज का लिमिटेशन पीरियड है, किसके लिए, वैलिडिटी के लिए। और 9th के अंदर आपको पेनल्टी दे रखी है, किस चीज की पेनल्टी दे रखी है, पेनल्टी है यदि कोई भी प्रोस्पेक्टस इज इशूड इन कॉन्ट्रावेंशन, यानी सेक्शन 26 के अंदर जो रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस गिवन है, कोई भी पर्सन अगर उसको कॉन्ट्रावेंट करता है और उसको पता है, एवरी पर्सन हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस, और कंपनी को और हर पर्सन को पता है कि ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है सेक्शन 26 की कॉन्ट्रावेंशन में, तो वहां पर उनको 50,000 से लेकर 3 लाख तक की क्या हो जाएगी, यहाँ पर पेनल्टी हो जाएगी। ये था हमारे पास सेक्शन 26। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 क्या कहता है उसको समझते हैं हम। सेक्शन 27 हमारा बताता है कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट जो प्रोस्पेक्टस में आपने मेंशन किया गया है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो सेक्शन 27 कहता है यस यू कैन चेंज द कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, बट सबसेक्शन 1 ये कहता है यस यू कैन चेंज, आप चेंज कर सकते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्जेक्ट है मेंशन के अंदर, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन पहली बात ये कह रहा है, यानी सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि आप जो है जो भी चीज चेंज करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन के जरिए आप चेंज कर सकते हैं। ये नहीं आप अपनी मनमानी करेंगे, कोई एक पर्सन को लग रहा है भाई मुझे इसमें चेंजमेंट करना है तो वो कर देगा, नहीं, एक प्रोसीजर के साथ आप जो है इसमें चेंजमेंट करेंगे सेक्शन 27 के अंदर, जनरल मीटिंग, और यहाँ पर क्या करेंगे आप स्पेशल रिजोल्यूशन का प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, देन यू कैन चेंज द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन दी प्रोस्पेक्टस। ये था हमारा सबसेक्शन 1। और साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है कि आप रीजन भी देंगे क्यों आप चेंज करना चाह रहे हैं, रीजन जस्टिफिकेशन भी देंगे क्यों आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी बात ये कह रहा है, एक तो यहाँ पे कह रहा है जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन से यू कैन चेंज कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द प्रोस्पेक्टस, एंड सेकंड थिंग यू हैव टू गिव द रीजन, एंड थर्ड थिंग कह रहा है यहाँ पर कि आप जो है कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्जेक्ट चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन जो कैपिटल आपने रेज की है जिस ऑब्जेक्ट के लिए किया है उसको आप किसी और ट्रेड में नहीं लगा सकते। यानी रेज कैपिटल जो आपने की है पब्लिक के जरिए, रेज कैपिटल को आप कहीं भी और नहीं ट्रेड कर सकते, किसी और ट्रेड में आप उसको नहीं लगा सकते उस रेज कैपिटल को, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि चलो आपने चेंज करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया कि चेंज होगा, लेकिन कोई शेयर होल्डर ऐसा है वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता इसको, वो उस आपके चेंजमेंट से जो है सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको कंपनी क्या कर देगी, एग्जिट होने का ऑफर दे देगी कि भाई तू जा सकता है कंपनी छोड़कर, जो भी तेरा एग्जिट प्राइस होगा, यानी एग्जिट प्राइस के उसको जो है आपको पे कर दिया जाएगा, आप शेयर वापस कर सकते हैं और आप अपनी इस कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं। तो उसको यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 27 के बाद इसी के अंदर हमें दे रखा है सेक्शन 28।
अब सेक्शन 28 हमें बताता है ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर बाय सर्टेन मेंबर ऑफ द कंपनी। कह रहा है कि सब सेक्शन 1 तो ये कह रहा है कि अगर मान लो कंपनी का ही मेंबर अपने शेयर को सेल करने का ऑफर देना चाहता है तो वो दे सकता है। यहाँ पर देखो ये मेंबर जो है इसने इधर एक कंपनी से जो है मान लो सी मैं लिख रही हूँ कंपनी, मेंबर ने कंपनी से शेयर लिए, फिर ये कह रहा है कि क्या मैं इंडिविजुअल सेल कर सकता हूँ? यस वो कर सकता है। इंडिविजुअल मेंबर जो है अपने शेयर को यहाँ पर सेल कर सकता है, पूरे को भी कर सकता है, किसी पार्ट को भी कर सकता है, ठीक है। और जिस भी डॉक्यूमेंट में ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर का जो गिवन होगा उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। मतलब उसको भी हम क्या मान लेंगे? उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। ये थी हमारी दूसरे सबसेक्शन की बात की जिस डॉक्यूमेंट में ऑफर दिया जाएगा उसको हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। और तीसरा सबसेक्शन हमें यहाँ पर कह रहा है कि हम ये भी हाईलाइट करेंगे, इसी डीम्ड प्रोस्पेक्टस में हम ये भी हाईलाइट करेंगे कि जो भी पर्सन इस कंपनी के शेयर को बाय कर रहा है तो उस मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कंपनी के प्रति। तो मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर मेंशन करेंगे। साथ ही साथ जो मेंबर अपने शेयर्स को सेल कर रहा है वो अपनी तरफ से कंपनी को ऑथराइज करेगा कि आप हमारे बिहाफ पे जो है ट्रांजैक्शन कीजिए, और जो भी फिर यहाँ पर एक्सपेंसेस आएंगे कंपनी के वो कौन रीइंबर्स करेगा? वो एक्सपेंसेस जो है वो मेंबर क्या करेगा? कंपनी को रीइंबर्स करेगा। समझ में आ गई इतनी बात? बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं, वन बाय वन, एक बिल्कुल वन लाइनर की फॉर्म में आपको समझा रही हूँ। इसमें बहुत सारा मसाला दिया हुआ है, एकदम से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, सोचेंगे कि हम सेल्फ स्टडी कर ले। यू कैन डू, एवरी पर्सन कैन डू एवरीथिंग, बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। ठीक है, आपको सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या है इसमें और क्यों है ये। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेक्शन 29 पे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक टर्म दी गई है डीमैटेरियलाइजेशन, लाइज्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब यह है कि पहले जब कंपनी अपने शेयर देती थी ना, तो जब कंपनी अपने शेयर जब सेल करती थी तो जो शेयर खरीदता था ना उसे एक पेपर की फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था। पेपर फॉर्म में उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था कि भाई ये जो है इससे प्रूफ है कि आपकी इस कंपनी में जितने आपके शेयर है उतने पार्ट की ओनरशिप है। तो अब क्या कह रहा है? अब यहाँ पर 2019 के बाद रूल बना है कि अब जो भी शेयर की सेल परचेज होगी वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होगी। डी मतलब हटा दो, मटेरियल मतलब किसको? पेपर को हटा दो और सीधा ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में होगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड डिजिटल फॉर्म में अब क्या होंगी? ट्रांजैक्शन होगी। ये कौन कह रहा है हमें? सेक्शन 29 कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये था हमारे पास डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए सेक्शन 30 पे। सेक्शन 30 हमें ये बता रहा है कि इसका एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस कैसे होगा। सेक्शन 30 टॉकिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर देखो ये हमें बता रहा है कि जो भी आप एडवर्टीजमेंट करेंगे प्रोस्पेक्टस की, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जेक्ट डालेंगे कि आपकी कंपनी बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरा यहाँ पर जो भी मेंबर शेयर खरीदेगा उसकी लायबिलिटी क्या है वो आप मेंशन करेंगे। तीसरी बात यहाँ पर मेमोरेंडम पर किसने साइन किए हैं उस सिग्नेचरी का नाम डालेंगे मेमोरेंडम पर, और उसका क्या यहाँ पर जो है डेजिग्नेशन है वो मेंशन करेंगे। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये सब आप क्या करेंगे इसके अंदर मेंशन करेंगे। कौन से में? सेक्शन 30 में, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में यहाँ पर। ठीक है, ये जरूरी है, आप ये सब डालेंगे प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग, तभी जो है आगे आपको समझ में आएगा। ये था हमारा कंपनी लॉ का सेक्शन 26 से 30 तक। अब हम आगे 31 तक, 31, 32 एंड 33 तीनों सेक्शन हमारी बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो इसमें एक मिनट, तो जो प्रोस्पेक्टस है ना फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 तरह के प्रोस्पेक्टस समझाए थे, डेफिनेशन क्लॉज में भी समझाए थे। आज मैं फिर से आपको सेक्शन 31, 32 एंड 33 समझा रही हूँ। 31 में हमारा जो बात करता है दैट इज टॉकिंग अबाउट शेल्फ प्रोस्पेक्टस। 32 में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करता है, और 33 में हमारे पास अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की बात करता है। अब समझिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स। ये जो है तीनों क्या है? तीनों जो है एक तरह के क्या है हमारे पास? प्रोस्पेक्टस है। अब इनमें क्या डिफरेंस है समझिए।
अगर आपको याद है, आपने मेरी पिछली क्लास देखी है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, जब भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी को इशू करती है ना, कई बार क्या होता है जब अपनी सिक्योरिटी को इशू करती है, एक बार में सारी सेल परचेज ना होने की वजह से कंपनी को अपनी सिक्योरिटी का दोबारा इशू करना पड़ता है। अब जब भी सिक्योरिटी इशू करेगी, साथ प्रोस्पेक्टस तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस कंपनी की क्या क्या सैलिएंट फीचर है, क्या इसकी जो है काबिलियत है, क्या इसके अंदर जो है अच्छी बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या फायदा होगा शेयर होल्डर को। तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो जब कंपनी को एक सिक्योरिटी को यानी सिक्योरिटी को यहाँ पर कई बार जो है इशू करना पड़ता है, एक सिक्योरिटी को 2 या 3 बार इशू करना पड़ता है, तो हर बार वो प्रोस्पेक्टस ना लगाकर एक सेम प्रोस्पेक्टस को ही बार बार चला देती है। ठीक है, मतलब जो है उसके अंदर अगर सिक्योरिटी के अंदर मान लो एक बार कंपनी ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी इशू की, ये प्रोस्पेक्टस लगा दिया, दूसरी बार भी सिक्योरिटी इशू की लेकिन कुछ चेंजमेंट कर दी। ठीक है, तो कुछ चेंजमेंट कर दी तो ठीक है, फिर भी प्रोस्पेक्टस यही लगा सकती है। कब लगा सकती है, जब सबसे पहले शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले इसको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा कि हम ये प्रोस्पेक्टस जो है सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे। दूसरा, हमें इसमें 1 साल तक की वैलिडिटी दे दीजिए कि 1 साल के अंदर हम जितनी भी सिक्योरिटी इशू करें उसके अंदर हम यही प्रोस्पेक्टस लगा सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप एक ही प्रोस्पेक्टस को 2 या ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या रखी है कि अगर मान लो एक बार आपने सिक्योरिटी इशू की, उसके बाद जो है आपने उसके अंदर कुछ चेंजमेंट की है, ठीक है, यानी आपने क्या किया, एक सर्टेन पीरियड के लिए आपने इसको यूज किया और इसको जो है इसके अंदर आपने कुछ चेंजमेंट कर दी, फिर सिक्योरिटी के अंदर मान लो शेयर्स का रेट अप कर दिया, डाउन कर दिया, जो भी है, तो वो चेंजमेंट की भी इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम, यानी उस चेंजमेंट की इंफॉर्मेशन भी आपको किसको देनी पड़ेगी, उस चेंजमेंट की इंफॉर्मेशन भी आपको किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। ठीक है, रजिस्ट्रार की नॉलेज में तो हो भाई, जो प्रोस्पेक्टस उस रजिस्ट्रार ने पास किया था, अब उसकी मेमोरेंडम में कुछ चेंजमेंट की गई है और उस चेंजमेंट की इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। क्या होता है, जब सिक्योरिटीज को 2 या 2 से ज्यादा बार इशू करना हो तो इस प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है। और नीड क्यों पड़ी इसकी, हर बार प्रोस्पेक्टस का खर्चा जो है कम करने के लिए कई बार सेम ही रेट के शेयर्स को 2-3 बार में 2-3 पार्ट में जो है सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, तो सेम ही टर्म्स एंड कंडीशन पे किया जाता है, तो यही प्रोस्पेक्टस पे चलाया जा सके। ठीक है, इसलिए इसकी जो है जरूरत पड़ी एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए। और अगर इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट होती है तो रजिस्ट्रार को सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इसके अंदर जो है हमने ये चेंजमेंट की है। ये था हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी चेंजमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है नए जो भी चेंजमेंट होंगे फिर वो जो है उस पुराने प्रोस्पेक्टस में इशू कर दिए जाएंगे, और वो चेंज जो होंगे इन दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड है, तो उसके बिहाफ पे फिर रजिस्ट्रार एक नया जो है यहाँ पर शेयर प्रोस्पेक्टस की नई कॉपी वहां पर इशू कर दी जाएगी उस चेंजमेंट की अकॉर्डिंग। अब आ जाइए, यहाँ पर दे रखा है कि अगर मान लो यहाँ पर जो एप्लीकेंट है जिसने पेमेंट एडवांस में कर रखी थी, अब क्या हुआ, कंपनी ने सिक्योरिटी में चेंज कर दिया, एक पर्सन ने पुराने प्रोस्पेक्टस के भी पे पेमेंट कर रखी थी, तो भाई उसका क्या सोल्यूशन है, उसका एक ही सोल्यूशन है, अगर वो सहमत है, सेटिस्फाई है तो ठीक है उस नए प्रोस्पेक्टस की टर्म एंड कंडीशन से, अदरवाइज कंपनी उसको इंटीमेट करेगी, यानी उसको इन्फॉर्मेशन देगी कि ऐसे ऐसे प्रोस्पेक्टस के अंदर चेंज किया गया है, अगर आप सेटिस्फाई हो तो ठीक है, अदरवाइज 15 डेज के अंदर हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज 50 डेज के अंदर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी हम आपको वो क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, वो मनी आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। और जो भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ उसको भी क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। एक टर्म समझ लीजिए फ्रेंड्स, जिस भी कागज पर, जिस भी डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी की डिटेल है, कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी के मेंबर कौन से हैं, कंपनी में चेंजमेंट क्या हो रही है, जिस पेपर पर, जिस कागज के टुकड़े पर, जिस डॉक्यूमेंट पे ये मेंशन है उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। अब आ जाइए सेक्शन 32 पे, टॉकिंग अबाउट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि डज नॉट इंक्लूड, देखो फ्रेंड जब मैंने आपको पहले बताया था रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, मैंने आपको डेफिनेशन क्लॉज में भी समझाया था, और मैंने आपको बताया था जिसके अंदर शेयर्स की क्वांटम एंड प्राइस, जिसके अंदर शेयर की क्वांटिटी एंड प्राइस जो है वो ऑलरेडी तय होता है, उसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। लेकिन फ्रेंड्स उसको जो है ये जो क्वांटम एंड प्राइस जो होता है, जो तय होता है, वो होता है फाइनल प्रोस्पेक्टस में। वो किस में होता है, फाइनल प्रोस्पेक्टस में होता है। लेकिन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, इनकी
कंप्लीट डिटेल होती ही नहीं है कि क्या इनकी शेयर्स की क्वांटिटी है, क्या इनका प्राइस है, कंप्लीट डिटेल्स जो है होती ही नहीं है। तो जिसमें ये सब चीजें तय हो जाती है, पहले रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है, उसमें कंप्लीट शेयर की क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना मेंशन नहीं होता, उसके बावजूद भी लोग अगर उसकी अकॉर्डिंग शेयर को बाय एंड सेल परचेज करते हैं, ठीक है, उन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, तो वो खरीदने के बाद कितने लोगों ने खरीदा, उसके बाद नेट कैपिटल कितनी आई, क्या प्राइस होगा, टोटल क्वांटिटी कितनी निकली, तो उसके बिहाफ पे जो है ये फाइनल प्रोस्पेक्टस रेडी होता है, जिसके अंदर क्वांटम एंड प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों जरूरत पड़ी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की, और हर बार क्वेश्चन आता है भाई एक बार बता दिया ये प्रोस्पेक्टस है, तो अलग अलग प्रोस्पेक्टस की जरूरत ही क्यों पड़ी फ्रेंड्स। तो देखो ये जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि क्या होता है, जब भी कंपनी यहाँ पर देखो डेवलपमेंट हो, जैसे फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर टाइम टू टाइम डेवलपमेंट तो होती ही रहती है, इनोवेटिव मेथड भी आते रहते हैं, तो इनोवेट मेथड ऑफ रेजिंग फंड सो टू अवेल द मोस्ट ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन। कहता है कि क्योंकि मार्केट जो है एक समय पे एक जैसी नहीं रहती, उसके अंदर अप एंड डाउन आते रहते हैं, इनोवेटिव मेथड आते रहते हैं, डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस, तो उसके बाद क्या होता है, प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग बेनिफिट को अवेल करने के लिए ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। अवेल द बेनिफिट व्हेन मार्केट गोज अप एंड डाउन, ठीक है, जब मार्केट में प्राइस जो है अप एंड डाउन होता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट को अवेल करने के लिए ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब मान लो हमने इशू किया, उस टाइम पे शेयर की वैल्यू जो है ज्यादा थी, हमने इशू किया, और बाद में मान लो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही फाइनल प्रोस्पेक्टस आया वहां पर शेयर की वैल्यू कम होगी। अब इन लोगों के लिए हम लाइबल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनको तो हमने पहले ही बताया था, कंप्लीट डिटेल तो थी नहीं इसके अंदर, उसके बावजूद भी अगर तुमने खरीदा है तो लाइबिलिटी तुम्हारी बनेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर कंपनी को फायदा हो जाता है, ठीक है, कि कंपनी ने क्या किया, ज्यादा में बेचा और फिर अब उसको जो है यहाँ पर कम प्राइस में लोग जो है वहां पर खरीद रहे हैं, क्योंकि फाइनल प्राइस होने के बाद जो है, फाइनल प्रोस्पेक्टस रेडी होने के बाद उसकी क्वांटिटी और प्राइस क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आ जाइए कि कंपनी फाइलिंग ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है फ्रेंड, कि अब रेड हियरिंग की सब्सक्रिप्शन को ओपन करने से 3 दिन पहले आपको ये प्रोस्पेक्टस भी कहाँ इशू करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार को तो फ्रेंड्स भूलना ही मत, ये कंपनी लोग का मुखिया है, इससे बिना पूछे हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हर केस में लिमिटेशन पीरियड अलग है, कभी हमें इसके पास 90 डेज के अंदर जाना पड़ेगा, कभी 30 डेज के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के सब्सक्रिप्शन शुरू करने से 3 दिन पहले हमें इसके पास फाइल करना पड़ेगा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को। समझ में आ गया यहाँ पर। अब आ जाइए यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, यानी ये आ गया हमारा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या होता है फ्रेंड, इसको भी समझना जरूरी है। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद अब हम समझते हैं अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस को। ये मैंने आपको बताया था फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताया था कि जो प्रोस्पेक्टस होता है ना वो 200-300 पेज का होता है, ठीक है। और क्या होता है, जब भी कंपनी को अपनी सिक्योरिटी इशू करनी होती है, साथ प्रोस्पेक्टस भी लगाना पड़ता है, भाई ये हमारी कंपनी है, ये नाम है, ये डायरेक्टर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्कोप है, ये लायबिलिटी है, मेंबर की सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है, पूरी कंपनी की जन्म पत्री हमें उस प्रोस्पेक्टस में डालनी पड़ती है, जो कि 200-300 पेज में रेडी होती है। अब हर बार हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अगर हम प्रोस्पेक्टस वो 200-300 पेज वाला देने लग जाएंगे तो पब्लिकेशन का खर्चा भी बहुत आ जाएगा, उसके बाद फॉर्म बहुत हैवी हो जाएगा, और लोग इतना ज्यादा पढ़ने के डर से हो सकता है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट ही ना करें। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रीच प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, जो सिर्फ 10 पेज का मैक्सिमम होता है, जिसके अंदर समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस होती है, साइलेंट फीचर ऑफ कंपनी होते हैं, मेन बात। जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग हमें कोई बात बताने लगते हैं, बहुत लंबी सी बात, ये हुआ वो हुआ, मैंने हेलो बोला उसने हाय बोला, इसके बजाय समटाइम हम कहते हैं भाई मुद्दा बता जल्दी, इतना टाइम नहीं है। तो जिस इंसान के पास टाइम नहीं होता वो ब्रीच प्रोस्पेक्टस को रीड करके सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, अगर चाहे तो। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन से तो वो ऐसे कर सकता है। ये था हमारा ब्रीच प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, यहाँ पर सेक्शन पर स्विच करने से पहले हम चलते हैं कंसेप्ट पर। अब आता है हमारे पास राइट ऑफ रेसिशन क्या होता है। राइट ऑफ रेसिशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा नया कंसेप्ट है। यहाँ तक हमने जो है प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा, अब आया हमारे पास राइट ऑफ रेसिशन क्या होता है। फ्रेंड, रेसिशन का मतलब होता है कैंसलेशन। प्रॉब्लम पता है क्या आती है लॉ वाले सब्जेक्ट्स में, या जो भी ये जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इनमें एक ही प्रॉब्लम है यार, इनकी ट्रांसलेशन जो है ना वो इंग्लिश टू हिंदी नहीं है, इंग्लिश टू लॉ है, इंग्लिश टू कंपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश टू वो बिजनेस लैंग्वेज है, इसलिए हमें मुश्किल आता है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि भाई रेसिशन का मतलब है कैंसलेशन, अब आप पढ़ोगे ना जहां जहां रेसिशन है वहां आप कैंसलेशन मेंशन कर दीजिए, आपको सारा ही
कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अब क्लास ले ही रहे हैं तो बता दिया जाए, ए पर्सन हु हैज परचेज शेयर फ्रॉम कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मान लो प्रोस्पेक्टस के अंदर जो जो चीजें मेंशन थी बंदे ने उसके बिहाफ पे क्या कर लिया, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जो प्रोस्पेक्टस में चीजें थी वो तो क्या थी भाई, अनट्रू थी, झूठी थी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो वर्ड है मिसलीडिंग थी, यानी आपको गलत गाइड कर रही थी, मिसलीडिंग स्टेटमेंट थी किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो वो बंदा क्या कर सकता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो उसने उस कंपनी के साथ किया वो क्या कर सकता है, कैंसिल करा सकता है। लेकिन कहाँ कैंसिल कराएगा भाई, इसके लिए उसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ना जाकर कोर्ट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। और कौन से यहाँ पर प्रोविजन लगेंगे, यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन लगेंगे। उस अकॉर्डिंग बंदा जाके अप्लाई कर सकता है, भाई इस कंपनी ने झूठ बोला, गलत स्टेटमेंट फैलाई, प्रोस्पेक्टस में जो जो चीजें मेंशन है सारी झूठी हैं, इसलिए मुझे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं। तो मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, यहाँ पर कैंसिल कराना है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट देखो, बंदा अप्लाई कर सकता है कैंसिल कराने के लिए, लेकिन इसका इफेक्ट ये होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, ये वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबर, यानी जिसने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है ना उसकी तरफ से ये वॉइडेबल होगा। वो चाहे तो उसको वैलिड भी मान सकता है, चाहे तो उसको वॉइडेबल, मतलब हम पूरा इसको इनिशियली वॉइड नहीं कह सकते ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कि प्रोस्पेक्टस में जो है झूठी स्टेटमेंट थी, मिसलीडिंग थी, अपनी अपनी समझ की बात है भाई। इसलिए वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबर, उसकी तरफ भी वॉइडेबल है भाई। अगर तू एग्री नहीं है तो तू छोड़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, तेरे को यहाँ पर जो है माफी छोड़ सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ कंपनी ने झूठ बोला था, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर देगी। अब रेपुडिएट का मतलब क्या होता है भाई, खत्म ही कर देगी, मुद्दा ही खत्म। जब तुझे टर्म एंड कंडीशन नहीं चाहिए तो वैसे इसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो कोर्ट कहता है खत्म करो बात को, जब वो अगला एग्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है रेपुडिएट हो जाएगा। और सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उसको क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। किसको, सब्सक्राइबर को, जिसको लग रहा है भाई मेरे साथ झूठ बोला गया, मेरे को गलत जो है मिसलीड किया गया, उसको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर उसको डैमेजेस मिल जाएंगे, यानी कंपनसेशन मिल जाएगा जो भी उसको डैमेजेस हुई हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक्सेप्शन भी दे रखी है कि किस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल नहीं होगा। अपवाद भी दे रखे हैं भाई, जहाँ जहाँ राइट वहाँ वहाँ रेमेडी, जहाँ जहाँ सुख वहाँ वहाँ दुख। तो जहाँ जहाँ आपका कैंसिलेशन वहाँ वहाँ एक्सेप्शन भी कर भी सकते हो, और किन केसेस में नहीं कर सकते तो उसको समझते हैं। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पर बंदे को यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें पता चल गई, भाई झूठी भी है, मिसलीडिंग भी है, एक बार तूने अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा लिया, फिर अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर दोबारा अगर इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी के अंदर, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा कैंसिल नहीं किया जाएगा। ये एक्सेप्शन है इसकी। पहली बात, सब्सिक्वेंट परचेजर को उस मार्केट से अगर वो फिर से वहीं पे जो है खरीदता है शेयर को, उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि एक सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिलीफ नहीं ले सकता एज अ कंपनी कैन नॉट कंसीडर टू बी एग्जिस्टेंट एट द टाइम व्हेन ही अपेंडेड हिज सिग्नेचर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब क्या हुआ, मान लो कंपनी, क्या हुआ, कंपनी बनने से पहले क्या करती है, अपना मेमोरेंडम बनाती है, भाई हम क्या बनाएंगे, क्या लोकेशन होगी, क्या करेंगे, कहाँ रजिस्टर ऑफिस होगा, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या स्कोप है, ये सब बनाती है। फिर मेमोरेंडम इशू भी कर देती है, भाई कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कंपनी बनने से पहले मेमोरेंडम इशू कर देती है। उससे क्या होगा, लोग इन्वेस्टर आएंगे, भी हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर आएंगे, पैसा आएगा तभी तो कंपनी बनेगी। तो क्या हुआ, कंपनी ने अभी अपना प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया, जस्ट मेमोरेंडम जारी किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जारी किया, अब ये इस तरह की कंपनी बनने वाली है। अभी कंपनी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं है। आपने कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन कर दिया तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। यहाँ फिर किसी भी कंपनी की, किसी भी पर्सन की लायबिलिटी नहीं बनेगी उस सब्सक्राइबर के अगेंस्ट जिसने कंपनी की एग्जिस्टेंस से पहले ही क्या कर दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन कर दिया। ये थे एक्सेप्शन इसके, किसके भाई, ये थे इसके डिसीजन के, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। अब यहाँ पर कहता है राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस, तो क्या आपको डैमेजेस भी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है भाई। जब आपको यहाँ पे कह रहा है व्हेन टू इवोक, इवोक का मतलब कब आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर कह रहा है वेयर मिस स्टेटमेंट अमाउंट टू फ्रॉड, आपको क्या हुआ, प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग स्टेटमेंट मिली, अनट्रू स्टेटमेंट मिली, जिससे आपके साथ फ्रॉड हो गया, और एग्रीव्ड इन्वेस्टर क्या कर सकता है, डैमेजेस ले सकता है, कंपनी के अगेंस्ट ले सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, डैमेजेस ले सकता है कंपनी के अगेंस्ट, लेकिन कब,
आफ्टर द कंपनी हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कंपनी को नुकसान हो जाता है तो उसकी कंपनी कहाँ चली जाती है, उसकी कंपनी का सारा हिसाब किताब करने के लिए कोर्ट क्या करता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, उसके पास चली जाती है। वो लिक्विडेटर हिसाब लगाएगा कंपनी की क्या एसेट्स है, कितनी पूंजी थी, कितने इन्वेस्टमेंट थे, कितने खर्चे थे, बैंक में कैश कितना है, कैश इन हैंड कितना है, कंपनी का सारा जन्म प्रमाण पत्र तैयार करके फिर जिसका जो भी बनता होगा वो उसको दे सकता है। तो डैमेजेस फिर किससे क्लेम की जाएंगी, लिक्विडेट, यहाँ पर दे रखा है लिक्विडेशन के टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि लिक्विडेशन जो है डैमेजेस तभी क्लेम कर सकते हो अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन थी और उस प्रोस्पेक्टस से आप सफर भी हुए हो, आपको नुकसान भी हुआ है, तभी आप क्लेम कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट है तो दो सेक्शन दे रखे हैं यहाँ पर। सेक्शन 35 आपको कहता है फिर आपके अगेंस्ट क्या बनेगी, सिविल लाइबिलिटी बनेगी। किसके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट सिविल लाइबिलिटी बनेगी। और यहाँ पर जो भी डायरेक्टर होगा या डायरेक्टर की जगह पे कोई भी पर्सन ऑथराइज होगा कि डायरेक्टर नहीं है तो ये बंदा जो है डायरेक्टर बन के काम करेगा, कोई प्रमोटर है, कोई भी ऑथराइज है, सब के सब यहाँ पर लाइबल होंगे। किसके अगेंस्ट, जो सब्सक्राइबर के लिए, उस सब्सक्राइब को सारा कुछ वो पे करेंगे। लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन उन सब अथॉरिटी की होगी। किसकी, यहाँ पर डायरेक्टर की या फिर जो ऑथराइज डायरेक्टर है उसकी या फिर प्रमोटर है उसकी, इन सब की क्या बनेगी फिर लाइबिलिटी बनेगी। किसके अगेंस्ट, उस सब्सक्राइबर के अगेंस्ट, ठीक है। और यहाँ पर वही बात है, मैंने आपको बताया था हर चीज के जहां जहां जो है रेसिशन वहां एक्सेप्शन आपकी लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन दो में एक्सेप्शन दे रखी है कब आप लाइबिलिटी से बच सकते हैं। ये ऊपर की सारी अथॉरिटी कब बच जाएंगी, कब इनकी देनदारी नहीं बनेगी, जब वो कह देते हैं कि भाई मैं डायरेक्टर ऑफ कंपनी तो हूँ लेकिन मैंने इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले अपनी कंसेंट ले ली, कंसेंट विड्रॉ कर ली थी कि मैं इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री नहीं हूँ। यानी जो डायरेक्टर पर्सन है वो विड्रॉ कर लेता है अपनी कंसेंट उसको इशू करने के लिए कि भाई इसको इशू मत करो, इसके अंदर अनट्रू स्टेटमेंट है। या फिर डायरेक्टर ये कहता है कि मेरी नॉलेज में ही नहीं था, विदाउट माई नॉलेज, बिना मेरी नॉलेज के इसको जो है इशू किया गया है। डायरेक्टर सीधा ही हाथ खड़े कर रहा है, भाई मुझे पता नहीं था, ना मेरी कंसेंट ली गई यहाँ पर। और यहाँ पर कहता है रीजनेबल ग्राउंड है, या फिर रीजनेबल ग्राउंड है कि जो भी इसमें लिखा हुआ है भाई वो सच बात है, वो ना तो अनट्रू है ना ही आपको मिसलीड कर रही है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा भाई जो भी चीजें हैं आप उन पे बिलीव कर सकते हैं, टू बिलीव, आप उन पे बिलीव कर सकते हैं। बिलीव करने के लिए ही वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन की गई हैं। और जो भी स्टेटमेंट वहां पर मेंशन थी किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो करेक्ट है टू द सम एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक वो बातें ठीक है, ऐसे ही आप हमें लायबल नहीं ठहरा सकते। तो ये सब आ गया, ये लाइबिलिटी बनेगी इन पर्सन की, पहले सिविल लाइबिलिटी बनेगी, कब वो लाइबिलिटी से बच सकते हैं। तीसरा सब क्लोज यहाँ पर हमें कहता है कि जो सिविल लाइबिलिटी बनेगी पर्सन की, व्हेन इट पर्सनली कब लाइबल होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, विदाउट एनी लिमिटेशन एवरी पर्सन, जिस को रेफर किया है सबसेक्शन 1 में, यानी डायरेक्टर है, प्रमोटर है या एक्सपर्ट है या जिसको भी अथॉरिटी थी प्रोस्पेक्टस इशू करने की, सब पर्सनल लाइबिलिटी होगी अगर उन्होंने पर्सनली कोई क्या किया होगा, फ्रॉड किया होगा। पर्सनली अगर उन्होंने अपनी इंटेंशन शो की होगी फ्रॉड करने की तो वो लाइबल होंगे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 34, ये हमें बताता है बंदे पे क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो सकती है। किन पे, इन्हीं सभी पर्सन पे। अगर देखो 35 में दे रखी है सिविल लाइबिलिटी, 34 में दे रखी है क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर वही सेम चीजें हैं। इन्हीं सभी बेसिस पे अगर आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, मतलब आपने यहाँ पर क्या है, एक तो भाई सबकी रजामंदी से प्रोस्पेक्टस रेडी हुआ और उसके अंदर कुछ मिस्टेक निकल गई, दैट इज सिविल लाइबिलिटी। किसी पर्सन ने जानबूझकर उस प्रोस्पेक्टस के साथ छेड़ाछाड़ी की, उसका बीच का एक पेज टीयर करके उसके दूसरा पेज वहां पर चिपका दिया, फोर्जरी कर दी, तो ऐसे केसेस में आप पे क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। और जब भी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 447 के अंदर आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। जो भी पर्सन गिल्टी मिलेगा, सजा से नहीं बच पाएगा, सेक्शन 447 के अंदर जो है उसको जो है सजा दी जाएगी। ये था हमारा सेक्शन 34 टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल लाइबिलिटी। और यहाँ पर दे रखा है डैमेजेस फॉर डिसाइड, यानी व्हेन रेमेडी ऑफ डैमेजेस फॉर डिसाइड इज अवेलेबल, कब फ्रॉड के बदले डैमेजेस अवेलेबल होगी। तो सेक्शन 19 में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ पर दे रखा है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो भी बंदा इशू करने के लिए, प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए जिम्मेदार होगा, उसको फ्रॉड के लिए डैमेजेस देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है कि आपने क्या किया, आपको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 36 में कब पेनल्टी मिलेगी, आपने जानबूझकर किसी पर्सन को इंड्यूस किया, भाई लगाओ इस कंपनी में पैसा, सही है कंपनी, सब चीजें ठीक है, मैं काफी समय से इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा बेनिफिट ही होता है। आपने किसी पर्सन को जानबूझकर इंड्यूस किया, आपको पता है आप उसको फॉल्स स्टेटमेंट कह रहे हैं, तो भी आपको सजा दी जाएगी, आप बचोगे नहीं। आपने नोइंगली, रेकलेसली कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी, प्रॉमिस दिया कि भाई तेरे को इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कराऊंगा, तेरे को फायदा करवाऊंगा, तो आप यहाँ पर भी आप सेक्शन 447 के अंदर आपको
आपको सजा दी जाएगी। अब आ जाइए सेक्शन 37 पे। सेक्शन 37 टॉकिंग अबाउट एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। अब भाई जिस बंदे को चोट लगी है एक्शन तो वो लेगा ही, तो एक्शन वो क्या लेगा उस बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 37 एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, कोई भी कंपनी है, सभी बंदे जिसको भी इफेक्ट हुआ है, जिस पे भी प्रभाव पड़ा है प्रोस्पेक्टस की मिसलीडिंग स्टेटमेंट से, या फिर प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसा इंक्लूड था जो नहीं होना चाहिए था, या कुछ ऐसे को ओमिट कर दिया गया जो होना चाहिए था, तो आप सब क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं उन सभी पर्सन के अगेंस्ट जिसकी वजह से आपको जो है नुकसान हुआ है। सेक्शन 37 एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, यस ही कैन टेक, ले सकते हैं ये बंदे एक्शन, भाई जिसको चोट लगे जा सकता है अपने एक्शन लेने के लिए। सेक्शन 38 टॉकिंग अबाउट punishment for personation for acquisition etc of security। पर्सोनेशन, वर्ड इज पर्सोनेशन का मतलब होता है भाई है कोई और बता कोई रहा है। मतलब जैसे मान लो किसी का नाम असल में जो है आमिर है और वो लोगों से मिल रहा है हाय आई एम आमिर खान, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आप किसी और की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अब क्यों बनाया गया ये सेक्शन, भाई कोई झूठी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो क्यों बनाया गया सेक्शन। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रिवेंट अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द फिक्टिशियस नेम, मतलब ऐसे किसी नेम से अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो रही है जो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, उससे बचाने के लिए सेक्शन 38 बनाया गया है कि अगर किसी पर्सन ने जरूरत की, ऐसी जरूरत की कि वो अपने आप को कोई और पर्सन यहाँ पर फिक्शियस नेम अपना रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल एप्लीकेशन लगा रहा है कंपनी के अलग अलग नेम से लोगों को फ्रॉड करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से इंड्यूस कर रहा है, बंदे को प्रेरित कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट है टू रिप्रोड्यूस प्रोमिनेंटली द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, जहां पर तो यहाँ पर हर फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी को डिफ्रॉड तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे पर्सन को पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट वही सेक्शन 447 में ही दी जाएगी। अब क्या क्या पनिशमेंट दी जाएगी उसको समझ लीजिए। 447 का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये सबको पनिश कर रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है अगर किसी पर्सन को आपने फ्रॉड किया है किसी पर्सन के साथ, या तो 10 लाख रुपीस है, लेस देन 10 लाख रुपीस है, या तो 10 लाख से कम है, या फिर कंपनी का जो टर्नओवर है उसका 1%, दोनों में से जो भी कम होगा। अगर आपने इतना फ्रॉड किसी पर्सन के साथ किया है, यानी या तो आपने लेस देन 10 लाख का किसी को नुकसान पहुंचा हुआ है, या कंपनी के 1% टर्नओवर से जो भी 1% टर्नओवर का जितना भी लोअर है, जो भी कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको 50 लाख तक का तो जुर्माना दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको 5 साल तक की कारावास, जेल में चक्की पीसोगे 5 साल तक की कारावास दी जाएगी। दूसरी बात, फ्रॉड इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 10 लाख रुपीस और 1% ऑफ द टर्नओवर, या फिर आपने एटलीस्ट कम से कम 10 लाख, यहाँ पर है 10 लाख से कम, या फिर आपने 10 लाख तक का तो कर ही दिया फ्रॉड, या फिर टर्नओवर 1%, जो दोनों में से कम है, या तो ये मान लो जितना नुकसान था या ये मान लो जितना नुकसान था, दोनों में से जो कम है, वहां पर आपको जितनी भी यहाँ पर आपने जो भी उस पर्सन को फ्रॉड किया वहां पर आपको जो फाइन होगा, मिनिमम तो जितने का फ्रॉड, मिनिमम तो क्या होगा, जितने का फ्रॉड उतने का आपको भी क्या करना पड़ेगा, फाइन लगेगा जितने का फ्रॉड। मैक्सिमम आपको उस फ्रॉड का 3 गुना, मैक्सिमम उस फ्रॉड का या तो 3 गुना फ्रॉड का आपको पेनल्टी लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की सजा दी जाएगी। कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की सजा। और फ्रॉड इन क्वेश्चन इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, आपने क्या किया, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई फ्रॉड किया तो भाई बहुत गलत बात होती है। बहुत सारे लोगों को, पूरी पब्लिक को ही अगर आपने चूना लगा दिया तो वहां भी आपको सेम पेनल्टी, मिनिमम जो है आपको यहाँ पर जितने का फ्रॉड किया उतने का जुर्माना आपको भी देना पड़ेगा, या उस जुर्माने का 3 गुना देना पड़ेगा, या फिर 3 से लेकर 10 साल तक की सजा दी जाएगी। ये था हमारा सेक्शन 447 जिसके अंदर पनिशमेंट दे रखी थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि इससे अच्छे से समझाना पॉसिबल ही नहीं है। हर एक टर्म को बिल्कुल डीपली, हर एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन करके आपको समझाया जा रहा है। इजी नहीं है किसी को भी लॉ पढ़ाना, किसी भी नए टीचर पे विश्वास करना भी इजी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अगर कुछ बड़ा पाना है तो बड़े ही रिस्क लेने पड़ेंगे। बड़ा पाना है तो किसी नए टीचर पे भी आपको बिलीव करने का रिस्क लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप एक बार बिलीव करके देखिए, आपको ये क्लास पसंद आएगी। पूरी क्लासेस जो है हम कंपनी लॉ की इसी चैनल पे करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड स्टडी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू फ्रेंड्स। मिलती हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।